आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमने गैंग वॉर वाली फिल्मों में अक्सर देखा है कि कैसे बड़ी मात्रा में हथियार आसानी से स्मगल होते हैं। एक गैंगस्टर के पास 10 से 20 बंदूकें होती हैं, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को डराने धमकाने में किया करता है। लेकिन अगर गैंगस्टर से हटकर हम बात आम लोगों की करें, तो क्या उनके लिए भी इतना ही आसान है किसी हथियार को रखना, किसी हथियार को एक्सेस करना, या कुछ नियम है जिनसे वो बंधे होते हैं? और वो नियम क्या है, किस तरह वो नियम काम करते हैं, किस तरह उनका पालन करना पड़ता है, इन्हीं सब पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। हथियार का लाइसेंस देने के लिए राज्य के गृह मंत्रालय और जिला अधिकारियों को पावर दी गई है। अब कई जगहों पर कमिश्नरेट भी लागू हो गए हैं, तो वहां हथियारों के लाइसेंस पुलिस कमिश्नर जारी करते हैं। बाकी जगहों पर डीएम को यह अधिकार दिया जाता है। अब उन डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालते हैं जिनकी हथियारों की लाइसेंस लेने में जरूरत पड़ती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आता है, उसमें एक एड्रेस प्रूफ है, आयु प्रमाण पत्र है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आप कितना कमाते हैं इसकी जानकारी, लोन या उधार आपने ले रखा है ये भी आपको बताना पड़ता है, नौकरी या बिजनेस किस तरह का कर रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ती है। साथ ही ये भी बताना होता है कि किस तरह का हथियार आपको चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। पिस्टल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए, या फिर बड़े हथियार जैसे कि राइफल आपको चाहिए होंगे। अब आते हैं लाइसेंस मिलने के प्रोसेस पर। ये एक बड़ा जटिल प्रोसेस माना जाता है। किसी को 1 महीने में भी इस प्रोसेस के तहत लाइसेंस मिल जाते हैं, तो किसी को 1 साल भी लगता है। अब क्या होता है, अब सबसे पहले जिसे लाइसेंस चाहिए होता है उसे डीएम के दफ्तर में एक एप्लीकेशन देनी होती है। अगर पुलिस कमिश्नरेट का इलाका है तो कमिश्नर को अर्जी लगाई जाएगी। इसमें बंदूक रखने की वजह बतानी होती है, जैसे जान जाने का खतरा, या फिर बड़ा बिजनेस है आपका, या फिर सार्वजनिक हस्ती हैं आप। साथ ही किस तरह का हथियार चाहिए आपको ये भी बताना होता है। डीएम एप्लीकेशन को जांच के लिए एसपी के ऑफिस में भेज देते हैं। एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन आवेदक के थाने में जाती है। थाने में एप्लीकेशन आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें उसके अस्थायी पते, बैकग्राउंड, काम काज और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को जिला क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है। यहाँ पता लगाया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। साथ ही थाने ने जो बैकग्राउंड की जांच की थी उसे भी फिर से चेक किया जाता है, एक बार क्रॉस चेक। जांच के बाद एप्लीकेशन के साथ रिपोर्ट को एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। एसपी ऑफिस कागजी कार्रवाई के साथ फाइल को डीएम को लौटा देते हैं, जिसके बाद लाइसेंस मांगने वाले व्यक्ति के बारे में इंटेलिजेंस विभाग भी जांच करता है। पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति किसी गलत काम में तो शामिल नहीं है। इसके बाद डीएम रिपोर्ट के आधार पर हथियार देने या फिर न देने का फैसला करता है। साथ ही उसके विवेक पर भी ये निर्भर करता है कि हथियार का लाइसेंस देना है या नहीं। हो सकता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद आपको लाइसेंस ना मिले। अगर कोई केस, अपराध हुआ तो लाइसेंस नहीं मिलता है। वहीं इसके अलावा जो लोग निशानेबाजी जैसे खेलों में शामिल हैं, उन्हें भी लाइसेंस के लिए अर्जी देनी होती है। उन्हें एप्लीकेशन में अपने खेल, उसकी ज़रूरतों के बारे में बताना होता है। सुरक्षा बलों से रिटायर हुए लोगों को अपने संस्थान से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके जरिए वो भी डीएम को अर्जी देकर लाइसेंसी हथियार ले सकते हैं। अब ये तो पूरा प्रोसेस था लाइसेंस के मिलने का, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद आगे क्या होता है, इसका जवाब दे रहे हैं हमारे साथी शुभम तिवारी। उनसे सुनिए। तो सरकार की ओर से जो आधिकारिक हथियार की दुकानें होती हैं, उन्हीं से हथियार खरीद सकते हैं। वहाँ पर लाइसेंस में बंदूक के बारे में पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। हथियार खरीदे जाने के बाद इसे प्रशासन के पास ले जाना होता है। वहाँ पर लाइसेंस और खरीदे गए हथियार की सारी डिटेल मिलाई जाती है और रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती है। साथ ही थाने में भी इसे रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति बंदूक को लाइसेंस के साथ घर ले जा सकता है। एक बात और सूरज, बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों का भी फिक्स्ड कोटा होता है, यानी बुलेट्स का एक फिक्स्ड कोटा होता है। केंद्र सरकार ने 1 साल में 200 बुलेट्स का कोटा तय कर रखा है। बाकी जो राज्य सरकारें हैं वे इसे अपने हिसाब से कम या अधिक करते रहती हैं। एक बार में हालांकि एक आदमी 100 बुलेट्स ही ले सकता है। तो शुभम आपको गोलियों के बारे में बता रहे थे, लेकिन अगर गोली खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आप फिर से
गोली खरीद सकते हैं, लेकिन नई गोलियां लेने से पहले पुरानी गोलियों के बारे में आपको बताना होता है। जैसे आपने खेत में जानवर भगाने के लिए गोली चलाई या फिर बंदूक को चेक करने के लिए चलाई, ये सभी रिकॉर्ड में लिखा जाता है। इसके बाद आपको नई गोलियां मिल जाती। बस ध्यान रहे कि शादी ब्याह या फिर दिखावे में गोली चलाना भारी पड़ सकता है। कई लोगों के मन में लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसको लेकर भी सवाल आते हैं, लेकिन इस तरह की कोई समय सीमा आधारित नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, किसी को 1 महीने में लाइसेंस मिल जाता है तो किसी को 1 साल का वक्त लगता है लाइसेंस मिलने में। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बंदूकें रख सकता है? जवाब है, एक आदमी 2 बंदूकें रख सकता है। इस बारे में सरकार ने साल 2019 में नया कानून भी बनाया था। लाइसेंस जारी होने के साथ ही उस पर उसकी लिमिटेशन भी लिखी होती है। आमतौर पर जो लाइसेंस जारी होते हैं वह जिला स्तर का ही होता है। उसे दूसरे जिले या फिर राज्य में ले जाने के लिए अलग से अर्जी देनी होती है। इसके लिए भी डिटेल से पूरी जांच पड़ताल की जाती है। फिर ये जिला अधिकारी की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है कि वो कहाँ का लाइसेंस दे। सिर्फ सांसद, केंद्रीय मंत्री, रिटायर्ड डिफेंस अफसर, सभी सेवाओं के अधिकारी, खिलाड़ियों को नेशनल आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कंपनी के अधिकारियों को अपनी जरूरत देखनी होगी, तभी उन्हें नेशनल लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई व्यापारी देश के विभिन्न जिलों में कारोबार करने का सबूत देता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। अब हथियारों को रखने के क्या नियम है वो जानते हैं शुभम से। सूरज, लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल दिखावे या रौब के लिए नहीं किया जा सकता। किसी शादी ब्याह, पार्टी या उत्सव के समय खुशी जताने में भी इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है केवल वही उसे बतौर सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में चला सकता है, किसी और को बेच भी नहीं सकता है। शिकार या मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और हथियार के दम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। प्रशासन जब चाहे तब हथियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर में जमा करा सकता है। ऐसा अक्सर आप देखेंगे कि चुनाव के समय होता है। कोई अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं कर रहा होता है तो लाइसेंस रद्द कर हथियार वापस ले लिया जाता है और लाइसेंस रखने वालों को सजा भी होती है। लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या ये दोनों हो सकते हैं। अब लाइसेंसी हथियारों की भी ना एक सीमा होती है, सब कुछ नहीं मिलता। हथियारों की 2 कैटेगरी होती है, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर और दूसरा प्रोहिबिटेड बोर। बोर यानी कि गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, 0.22 बोर रिवॉल्वर, 0.45 बोर की पिस्टल जैसी बंदूकें आती हैं। वहीं प्रोहिबिटेड बोर में 9 mm पिस्तौल, 0.303 राइफल, AK-47 मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, जबकि प्रोहिबिटेड बोर में सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुली ऑटोमेटिक बंदूकें आती हैं। ये हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास होते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर लाइसेंसी हथियार रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा होने पर लाइसेंस और बंदूक जमा करानी होती है। कहीं भी करा सकते हैं, थाने, बंदूक स्टोर या फिर पुलिस लाइन में। और अगर आपको लाइसेंसी बंदूक चाहिए तो फिर आपको DM के पास अर्जी लगानी होगी। बाकी का प्रोसेस ऊपर वाले का ही है। सो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको आज का ज्ञान ध्यान कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेड्डी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।